नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं सीधे गैरसैंण से। हमारी इस खास पेशकश में ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिसने इस विधानसभा को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रेमचंद अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्रालय का भी इस टाइम प्रभार उन्हीं के पास है। उत्तराखंड की इस गैरसैंण विधानसभा को बनाने के बाद अब जब आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? कौन कौन से विधेयक आप इस सत्र में, मानसून सत्र में पास कराएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और खूबसूरत इमारत, खूबसूरत गैरसैंण के अंदर आज हम विधानसभा का सत्र कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गैरसैंण से हम सभी का एक बहुत ऐसा लगाव है कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चूँकि मैं एक आंदोलन कर ही रहा हूँ। आंदोलन की मूल भावना थी पहाड़ का विकास भी हो और पहाड़ डेवलप भी हो। तो उस दिशा में यहाँ विधानसभा का भवन बन के तैयार हुआ। और आपने अच्छा कहा कि इससे पहले मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था तो ये इमारत उस समय बन के तैयार हुई थी। उस दौरान अनेकों सत्र हमने यहाँ किए थे। और इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, उन्होंने इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषणा भी की थी। दूसरा पहलू जो आपने कहा कि यहाँ पे हम कौन से विधेयक या अध्यादेश ला रहे हैं, ऐसे तो कार्य मंत्रणा समिति में हम लोग ये तय करते हैं। जो कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है उसमें आज अभी जब सदन चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो हमारी वर्तमान की विधायिका रही शैला रानी रावत, जो केदारनाथ से विधायिका रही है, और चंपावत के विधायक रहे हैं हमारे कैलाश चंद गहतोड़ी। हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो उन दोनों की इस बीच में आकस्मिक का देहावसान हुआ और अभी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा सदन श्रद्धांजलि दे रहा है। और उसके बाद हमारे जो प्रमुख रूप से जो अध्यादेश आने हैं वो नगर पालिका और नगर निगम को लेके संशोधन के कुछ प्रस्ताव हैं जो इसमें आज अध्यादेश के रूप में आप सदन के पटल पर हम रखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी आ रहा है। आप जानते होंगे पिछली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो हम लोग महसूस करते थे कि कुछ लोग आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उस दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। वो विधेयक कानून का रूप ले, उसको हम सदन के पटल पे ला रहे हैं। और उसमें निश्चित रूप से जो क्षति पहुंचाएगा निजी संपत्ति में या सार्वजनिक संपत्ति को, तो उसकी भरपाई उनसे होगी और सज़ा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। चूँकि अभी इस पर बहस होनी है तो इतना मोटा मैं आपको भी इस रूप में बता रहा हूँ। और साथ में कुछ अध्यादेश, चूँकि कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है उसके बाद हम उसमें तय करेंगे। लेकिन ये हमारा जो 3 दिवसीय सदन है जो चल रहा है विधानसभा सत्र के रूप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक लग रहा था हमें। तो उस नाते अभी हम लोग यहाँ पे सदन की कार्रवाई पे हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयकों की बात की है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। लेकिन अग्रवाल जी, जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि आपके ऊपर विपक्ष इस बात कह रहा है कि साहब यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ वो कहते हैं भ्रष्टाचार, दूसरा वो ये कहते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इससे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी हालांकि जब वो सदन में लाएंगे उनकी बात का माकूल जवाब देंगे। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये रटे रटाए या पुराने मुद्दे वो उसको एक तरह से नए रूप में पेश करते हैं। हालांकि जितनी नियंत्रित कानून व्यवस्था, शांति मेरे उत्तराखंड में है, शायद अन्य किसी राज्य में हो। और केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग की बात मुझे तो लगता नहीं कोई उदाहरण उनके पास है तो पेश करें। अभी तक कोई उदाहरण उत्तराखंड में तो कम से कम नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनके पास कोई, जब वो कोई विषय लाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, कानून व्यवस्था नियंत्रित है, विकास के नए रोज आयाम हम छू रहे हैं। अब आप देखिए, सतत विकास लक्ष्य के सापेक्ष
पूरे देश में हमारा उत्तराखंड राज्य पहले नंबर पे आया है, तो उसको क्या कहेंगे। अनेकों कार्यों में हमारी सरकार को कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहीं ना कहीं स्थान हमें मिल रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। और कांग्रेस जो लगातार हमारे उत्तराखंड के अंदर जनता उन्हें नकार रही है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि 2014 में लोकसभा का जब पहला चुनाव हम जीते, 19 में भी हम जीते 500 सीटें, 24 अभी हाल में हम जो चुनाव संपन्न हुए 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। विधानसभा की बात करिए, मैं एक छोटी सी बात आपको कह रहा हूँ कि जब पहली बार चुनाव हुआ 2002 में, हालांकि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन चलिए कांग्रेस की सरकार आ गई। 2007 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई। 12 में हुआ तो कांग्रेस आ गई। 17 में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो एक ट्रेंड बन गया था 1 by 1, लेकिन इस ट्रेंड को जनता ने तोड़ा, उस मिथक को तोड़ा। का मतलब 2017 से 22 के बीच में जो विकास कार्यों की एक गंगा बहाई गई, तो फिर हमारी 2022 में वो मिथक तोड़ते सरकार बनी। तो मैं कह सकता हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। ये फील गुड फैक्टर के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप उपचुनाव में दोनों सीट हार गए हैं और बद्रीनाथ भी हार गए। देखिए, आपको शायद जानकारी होगी, न तो बद्रीनाथ सीट हमारी थी, न मंगलौर सीट हमारी थी। दोनों सीटें एक कांग्रेस के पास थी, एक बसपा के पास थी। तो हारी तो बसपा है, हम तो नहीं हारे। लेकिन आप तो कहते हैं ना कि हर जगह हम जो है कमल खिलाएंगे। नहीं, ठीक है ना, मैंने कहा ना कि जब बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में गई, बसपा की सीट कांग्रेस ने छीनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा किया। जहां पिछली बार हमें वोट मिले थे उससे कई गुना ज्यादा वोट इस बार मिले। अच्छा, हम सिर्फ सैकड़ों वोट में हारे हैं, जब पहले हजारों वोट में हारे। पहले यदि आप आंकड़े देखेंगे, हर वर्ष हम 6,000 करोड़ रुपया ज़्यादा कर्जे के रूप में लेते थे, इस बार नहीं ले रहे। और उसके साथ साथ जो हमारा फंड बना है, वो फंड हमारा बड़ा है। फंड में उसकी अदायगी का कोई मतलब नहीं होता है। फंड का मतलब हम उसे जमा करें वापसी लें, जमा करें वापसी लें, यानी उस तरह से हम उसके काम को हम कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा कम कर्ज आज हमारे ऊपर है। कितना साल आपको लगता है, 24 साल हो गए, कि ये उत्तराखंड अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा? देखिए, आज तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ इस विषय पे, देश का कोई राज्य या यहाँ तक कि जो समृद्ध राज्य हैं वो भी कर्जा लेके अपने राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ते हैं कर्जा लेके। हम लोग तो बहुत कम कर्जा लेके काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग खर्चे को कम करने का काम कर रहे हैं। और उसमें भी हमारे केंद्र सरकार, माननीय मोदी सरकार जिस प्रकार से हमें वित्तीय आशीर्वाद के रूप में वित्तीय संसाधन दे रही है, तो हमारे पास तो हम लोग बहुत कम मात्रा में हम लोग कर्ज ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे इसका असर आज तो दिख ही रहा है, आने वाले टाइम पे और अच्छा दिखाई। उत्तर प्रदेश से आपको प्रतिभूति मिलनी है, पैसा मिलना है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? वो पैसा आपको कब तक मिल जाएगा? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पुनर्गठन से संबंधित विषय जो पिछली बार, हालांकि उसी शायद आपकी विषय होगा कि जब मैंने बैठक ली थी, तो ऊर्जा विभाग के ऊपर जो हमें पैसा वहाँ से 99 करोड़ रुपए मिलना था, और जो हमारे आपसी सहमति के बाद तय हुआ था, नहीं मिला। उसका ब्याज इतना बढ़ गया कि हमें वो ब्याज और मूल दोनों नहीं मिला। तो मैं ये बात आपको किस रूप में कहूँ कि मैंने अधिकारियों से इस बारे में कहा है कि वो चाहे उन्हें लखनऊ जाना पड़े, चाहे वहाँ के विभागीय अधिकारी को किसी प्रकार से बातचीत करनी पड़े, हमें वो पैसा चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ जगह हमारी पुनर्गठन विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच में जो समझौता हुआ, उसके बाद भी कुछ संपत्तियां, परिसंपत्तियां ऐसी हैं जिनके लिए मैंने आग्रह किया। हालांकि वो समझौते में उनके पास है, कब्जा हमारा है, लेकिन हमने कहा कि उसको हम कैसे ले लें, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे इसका लाभ हमें मिलेगा। एक बड़ी खबर ये है कि 3 नए यहाँ पर शहर बनने हैं। शहरी विकास मंत्री हैं और खास तौर पर डोईवाला से लेके
एरो सिटी तक बनना है और इसी तरीके से कुमाऊं में शहर बनने हैं। उसको लेके आप लोग के दिमाग में क्या प्लान है? और ये मेरा लास्ट सवाल है। एमडीडीए ने बड़ा सुना हंटर चला रखा है, लोग बाग बहुत परेशान हैं, कई जगह पे बुलडोजर चला है, जमीनें खाली हुई हैं, तो लोग कहते हैं हमें सताया जा रहा है। नहीं, आपके दो प्रश्न हैं। जहाँ तक टाउनशिप की बात है, आप जानते हैं कि आज शहरों में जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अनियंत्रित जैसी होती जा रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ नई टाउनशिप डेवलप करें, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और जहाँ तक आपने डोयोला का जिक्र किया, अभी वहाँ पे ऐसा कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कुमायूं और गढ़वाल में हम कोशिश करेंगे कि गढ़वाल में भी और कुमायूं में इस तरह की टाउनशिप हम डेवलप करें। जहाँ तक एमडीडीए का आपने विषय उठाया, देखिए एमडीडीए का मतलब क्या है? मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण। ये नियोजित तरीके से संबंधित क्षेत्र का विकास हो, ये उसका मकसद है। आज हो क्या रहा है? आज कुछ लोग न तो सरकार को राजस्व देना चाहते हैं, अनियोजित तरीके से विकास या अपने काम को करना चाहते हैं। ऐसे में उनको जब एमडीडीए अपनी बात कहना चाहता है तो उनको खराब लगता है। अब आप देखिए, इसी बीच में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग लोगों ने की। हमारा ये कहना है कि आप प्लॉटिंग करिए, लेकिन नियोजित तरीके से करिए। उस पर आप राजस्व सरकार को दीजिए और उसके बाद जो प्लान वे में बनेगा उसमें आप प्लॉटिंग करिए, आप अपना जो भी आपका काम है वो करिए। लेकिन वो ना करके, और उससे जहाँ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वहाँ जो उपभोक्ता है, जो उस प्लॉट को खरीदने वाला है, कल को उसको दिक्कत आने वाली है। उस दिक्कत को उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, हमारा एमडीडीए काम कर रहा है। लेकिन परसेप्शन सिर्फ ये बना दिया कि हमें परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले से बेहतर स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा विकास प्राधिकरण बहुत अच्छी स्थिति में काम कर रहा है। हम सुनवाई भी करते हैं, उसका निस्तारण भी करते हैं, समय पर नक्शे पास भी करते हैं, और जो हमारी सरकार का राजस्व वो हम बढ़ाने का काम भी हमने किया है। कुल मिलाकर किसी को परेशान करने का मकसद न तो सरकार का है, न हमारे किसी भी विकास प्राधिकरण का। बंशीधर तिवारी, आपका एमडीडीए का काम देख रहे हैं। एक बड़ी समस्या है स्कूलों की पार्किंग और उस टाइम पे बच्चों का निकलना। इसका समाधान आप कैसे कर रहे हैं? और बंशीधर तिवारी को आप कितने नंबर दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो बेहतर काम कर रहे हैं? 10 में से कितने नंबर? नहीं, देखिए, जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूल कोई आज वहाँ पे स्थापित हुए ऐसा नहीं है। स्कूल जो, यदि मैं देहरादून की ही बात कर लूँ तो वर्षों पुराने स्कूल स्थापित है। जब हमारे देहरादून की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज उस बात को तरीके से करने के लिए उसका समय परिवर्तन भी स्कूलों का किया गया है। ट्रैफिक के लिए प्लान बनाया गया है। अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से उनके साथ एक समन्वय बना के स्कूल के साथ वो दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा मकसद है कि हमारी जो स्कूलों को, अब हम स्कूल जहाँ पे बने वो सड़कों पे पार्किंग समस्या है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब उस समय तो पार्किंग की इतनी जरूरत नहीं थी। आज लोगों के पास गाड़ियाँ बढ़ी हैं, आज ट्रैफिक बढ़ा है, आज जो है समस्याएं बढ़ी हैं, तो उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं। जहाँ तक बंशीधर तिवारी की आपने बात की है, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी अधिकारी के बारे में ये बात जो है सिर्फ जनता पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारी तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अधिकारियों के लिए अच्छा ही कहेंगे। और अच्छा और बुरा तो क्योंकि जनता परसेप्शन बनाती है, तो ये मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का कहना है कि आने वाले टाइम में देहरादून के साथ साथ पूरा उत्तराखंड विकसित दिखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, और गैरसैंण से ये महत्वपूर्ण विधेयक पास होंगे और एक ऐतिहासिक सत्र यहाँ पर होगा। इस खास पेशकश में आज इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को टीम के साथ दीजिए इजाजत, और आपके लिए अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते, आपको भी नमस्ते।